नमस्कार मित्रों, मैं प्रवीणा यादव, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस। मेरी इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज का जो हमारा लेक्चर है वो बीए पार्ट सेकंड के लिए है, जिसमें हम अमेरिका का संविधान पढ़ रहे हैं। अमेरिका के संविधान में हम उसकी विशेषताएं, संघीय तत्व, शक्ति पृथक्करण और साथ ही राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया को हम पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं। आगे का जो आज का जो लेक्चर है उसमें हम अमेरिका के राष्ट्रपति की पदच्युति यानी उसको हटाने की जो प्रक्रिया है, महाभियोग की प्रक्रिया, उसके संबंध में और साथ ही अमेरिकी राष्ट्रपति की शक्तियों का अध्ययन करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। राष्ट्रपति की पदच्युति या हटाने की प्रक्रिया। अमेरिकी संविधान में 7 अनुच्छेद हैं, पता है आपको। संविधान के अनुच्छेद 2 की जो उपधारा 4 है उसके अनुसार राष्ट्रपति को केवल महाभियोग प्रक्रिया यानी इम्पीचमेंट के आधार पर ही हटाया जा सकता है। और महाभियोग जो है वो देशद्रोह, भ्रष्टाचार या अन्य किसी घोर अपराध या कदाचार के आधार पर ही चलाया जा सकता है। यानी महाभियोग का जो आधार होगा वो देशद्रोह, भ्रष्टाचार या कोई भी घोर अपराध या कदाचार के आधार पर उसके विरुद्ध क्या चलाया जा सकता है, महाभियोग शुरू किया जा सकता है। महाभियोग की जो प्रक्रिया है वो ये है कि प्रतिनिधि सभा का कोई एक या कुछ सदस्य राष्ट्रपति के विरुद्ध उपयुक्त आधार पर आरोप लगा सकते हैं और इसके आधार पर ये आरोप किसी न्यायिक समिति या विशेष जांच समिति को दे दिए जाते हैं। जांच समिति द्वारा प्रतिवेदन दिए जाने पर यदि प्रतिनिधि सभा आवश्यक समझे तो प्रस्ताव तैयार करती है, जिसमें राष्ट्रपति पर लगाए गए आरोपों का उल्लेख किया जाता है और प्रतिनिधि सभा को यह प्रस्ताव अपने बहुमत से पारित करना होता है। इस आरोप पत्र की एक प्रति सूचनार्थ राष्ट्रपति को भी भेज दी जाती है। यानी महाभियोग की जो प्रक्रिया है वो प्रतिनिधि सभा में शुरू की जा सकती है। ठीक है, प्रतिनिधि सभा का कोई भी सदस्य या कुछ सदस्य मिलकर ऐसा कोई प्रस्ताव ला सकते हैं और जब वो ऐसा प्रस्ताव लाते हैं तो प्रतिनिधि सभा एक जांच कमेटी गठित करती है। जांच समिति जो होती है वो उसकी जांच करती है और एक प्रतिवेदन तैयार करती है। तो यदि प्रतिनिधि सभा उसका आवश्यक समझे तो उसको सदन के पटल पर रख सकती है, यदि आवश्यक नहीं समझे तो उसको नहीं रखते। तो उसका जो प्रस्ताव होता है उसको सदन के पटल पर रखा जाता है। बहुमत से पारित होना आवश्यक है और उस प्रस्ताव की एक सूची जो है वो राष्ट्रपति को भी भेज दी जाती है। चलिए, बहुमत से प्रतिनिधि सभा में पास हो गया। आगे प्रस्ताव जो है वो दूसरे सदन यानी सीनेट के पास जाता है। सीनेट जो है वो निश्चित तिथि को इन आरोपों की जांच हेतु एक न्यायालय के रूप में बैठती है। देखिए, एक न्यायालय के रूप में भी कार्य करता है सीनेट। तो इन आरोपों की जांच के लिए एक न्यायालय के रूप में बैठती है और सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश इस बैठक की अध्यक्षता करता है। जो भी न्यायालय के रूप में बैठती है तो सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होता है, चीफ जस्टिस होता है, वो बैठक की अध्यक्षता करता है। प्रतिनिधि सभा की ओर से भेजा गया प्रतिनिधि सीनेट के आरोपों के बारे में पूरी जानकारी देता है। यानी प्रतिनिधि सभा प्रस्ताव के साथ अपना एक प्रतिनिधि भेजती है जो सीनेट में जो सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस इसकी सुनवाई करता है, तो उस समय वो अपना सारा जो भी उसके आरोप वगैरह हैं उनको बारे में बताता है। राष्ट्रपति को अपने बचाव हेतु स्वयं उपस्थित होने या अपने प्रतिनिधियों या वकीलों को भेजने का अधिकार होता है। जब सीनेट एक न्यायालय के रूप में कार्य कर रही होती है तो राष्ट्रपति जो है वो खुद भी आ सकता है, अपना प्रतिनिधि भी भेज सकता है या अपने प्रतिनिधि के रूप में किसी वकील को भी भेज देता है। यदि पूरी छानबीन के बाद सीनेट अपने 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित कर दें कि राष्ट्रपति के विरुद्ध जो आरोप लगाए गए हैं वो ठीक हैं और उसे हटाया जाना चाहिए और पदच्युति के बाद उसके विरुद्ध न्यायालय में मुकदमा चलाया जा सकता है। तो इस तरह यदि सीनेट प्रस्ताव पारित कर दे तो राष्ट्रपति को हटना पड़ता है, उसको हटाया जाता है।
उसके विरुद्ध न्यायालय में मुकदमा चलाया जाता है। अब तक केवल एक बार क्यों 3-4 बार हो चुका है। 1867 में राष्ट्रपति एंड्रयू जॉनसन के खिलाफ हुआ था, बिल क्लिंटन के खिलाफ भी लाया गया था 1998-99 में। 1974 में राष्ट्रपति निक्सन के विरुद्ध भी महाभियोग चला गया था वाटरगेट कांड में, और 1998-99 में क्लिंटन के खिलाफ और अभी ट्रंप के खिलाफ महाभियोग का शुरुआत की बात की गई थी। तो ये 4 बार इस महाभियोग की प्रक्रिया के संबंध में हुआ है, लेकिन पास एक बार भी नहीं हुआ, हटाया एक बार भी नहीं गया है। एंड्रयू जॉनसन जो था उसको सीनेट में प्रस्ताव पारित नहीं हो पाया था उसके खिलाफ। 74 में निक्सन जो था उसने पहले ही त्यागपत्र दे दिया था। क्लिंटन जो था उसका भी यही रहा था कि उसने माफ़ी मांगी थी और उसका भी प्रस्ताव जो है वो पारित नहीं हो पाया था सीनेट में। तो इस वजह से क्लिंटन के खिलाफ भी ये प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई थी। और अभी राष्ट्रपति ट्रंप की तो प्रोसेस चल रही है। तो ये थी राष्ट्रपति को हटाने की महाभियोग की प्रक्रिया। अब है राष्ट्रपति की शक्ति। देखिए, अमेरिकी संविधान के अंतर्गत राष्ट्रपति की शक्तियों को निर्धारित करने में संविधान निर्माताओं को बहुत अधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। इस संबंध में एक और तो उनके सामने उपनिवेशों के जो गवर्नर थे उनके अनुभव थे, जिसमें उन्होंने देखा था कि शक्तिशाली शासक किस प्रकार जो है वो जनता की स्वतंत्रता को नष्ट करने का प्रयत्न करते हैं। और दूसरी तरफ उन्होंने परिसंघ के कानूनों में निर्बल कार्यपालिका के दुष्परिणाम भी देखे थे। तो दोनों तरफ अपने परस्पर विरोधी अनुभव थे, और इन अनुभवों के आधार पर वो एक ऐसी कार्यपालिका का निर्माण करना चाहते थे जो सुशासन स्थापित करने में समर्थ हो, लेकिन उसको इतनी भी शक्तियाँ नहीं देना चाहते थे कि वो तानाशाही बन जाए या निरंकुश स्थिति ग्रहण कर ले। तो इसी को ध्यान में रखते हुए काफ़ी विचार विमर्श के पश्चात अमेरिकी जो कार्यपालिका है, राष्ट्रपति है, उसकी शक्तियों का निर्धारण किया गया। लेकिन समय समय पर विभिन्न अधिनियमों, प्रथाओं, परंपराओं, न्यायिक व्याख्याओं के द्वारा इस पद की जो शक्तियाँ हैं उनमें निरंतर वृद्धि हो रही है। पहली जो शक्ति है वो है कार्यपालिका शक्ति। राष्ट्रपति को यद्यपि अमेरिकी शासन और राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में शक्तियाँ प्राप्त हैं, इनमें से लेकिन सबसे जो महत्वपूर्ण शक्ति है वो है कार्यपालिका शक्ति। कार्यपालिका शक्ति में कानूनों को लागू करना, यानी विधायिका जो इन कानूनों को बनाती है उनको संपूर्ण देश में लागू करना और व्यवस्था बनाए रखना उसका सबसे महत्वपूर्ण दायित्व है। संघीय जो कानून यानी जो संसद के द्वारा, कांग्रेस के द्वारा जो कानून बनाए जाते हैं उनको लागू करना, उनमें व्यवस्था बनाए रखना, ये उसका महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व है। सभी विधियों तथा सीनेट के द्वारा अनुमोदित सभी संधियों का निष्ठापूर्वक पालन कराता है देश में और उन्हें कठोरता से लागू करता है। दूसरा जो महत्वपूर्ण दायित्व है कार्यपालिका शक्ति के रूप में ही उसका है प्रशासन का संचालन करना। राष्ट्रपति चूँकि कार्यपालिका का अध्यक्ष होता है, साथ ही वो प्रशासन का सर्वोच्च निर्देशक भी होता है। राष्ट्रपति का जो प्रमुख संवैधानिक दायित्व है कि शासन के विभिन्न जो पदाधिकारी हैं संविधान के उपबंधों व राज्य की जो संधियों और सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों के अनुरूप कार्य करते रहें। राष्ट्रपति के द्वारा इस हेतु विभिन्न समय समय पर अध्यादेश, आदेश, नियम, उपनियम आदि जारी किए जा सकते हैं। अगला है कार्यपालिका शक्ति के रूप में नियुक्ति और पदच्युति की शक्ति भी है उसे। कार्यपालिका का सर्वोच्च पदाधिकारी होता है, प्रशासन का सर्वोच्च निर्देशक होता है, इसलिए उसको कुछ नियुक्तियां करने का भी अधिकार है। वो जो भी नियुक्तियां की जाती हैं उनको 2 भागों में बांटकर देखा जाता है कि वे उच्च पद जिन पर राष्ट्रीय सीनेट के परामर्श और उनके बहुमत की सहमति से नियुक्त कर सकता है, और दूसरे वे पद जिन पर कांग्रेस की सहमति से राष्ट्रपति स्वयं अथवा विभागीय अध्यक्ष तथा न्यायालय नियुक्तियां कर सकते हैं। इस तरह की 2 नियुक्तियां हैं। इनमें कौन कौन सी हैं? संविधान के अनुसार राजदूतों, अन्य दूतों, वाणिज्य दूतों, सर्वोच्च न्यायालय के
न्यायाधीशों, विभिन्न आयोगों के अध्यक्ष, उनके सचिवों, विभिन्न संघीय आयोगों के सदस्यों, अधिकारियों, राजस्व अधिकारियों, सेना, नौसेना के उच्च अधिकारियों की नियुक्ति राष्ट्रपति कर सकते हैं। किंतु सीनेट के द्वारा अपने बहुमत से इन नियुक्तियों की पुष्टि की जानी अनिवार्य है। सामान्यतः मंत्रिपरिषद के सदस्यों, राजदूतों, राष्ट्रपति के व्यक्तिगत सहायकों और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति को सीनेट के द्वारा पुष्टि प्रदान की जाती है। यद्यपि इसके कुछ अपवाद भी हैं। अब तक 8 बार सीनेट ने राष्ट्रपति द्वारा की गई मंत्रियों की नियुक्ति को अस्वीकार भी किया है। अगला है कार्यपालिका शक्ति के रूप में सीनेट के प्रति शिष्टता। अनेक संघीय पदों, विशेषतः राज्य विशेष के संबंधित संघीय पदों पर एक विशेष पद्धति द्वारा नियुक्त की जाती है, जिसे सीनेट के प्रति शिष्टता कहा जाता है। यानी एक अलिखित नियम या परंपरा मात्र है ये, जिसके अनुसार जो उस राज्य की ओर से सीनेट के सदस्य हैं जिसमें नियुक्ति करनी है, यदि राष्ट्रपति ऐसा नहीं करता, देखिए ये एक परंपरा मात्र है। इसमें क्या रहता है कि राष्ट्रपति अपने दल के उस सीनेट सदस्य से नियुक्ति के संबंध में मंत्रणा करता है जो उस राज्य के सीनेट के सदस्य हैं जिसमें नियुक्ति की जानी। देखिए मतलब आप मान लो फ्लोरिडा प्रांत में कोई कोलंबिया प्रांत में कोई नियुक्ति करना चाहते हैं, या न्यूयॉर्क प्रांत में, कोई भी एक प्रांत ले लीजिए, न्यूयॉर्क प्रांत में आप कोई नियुक्ति करना चाहते हैं, तो राष्ट्रपति उस क्षेत्र में नियुक्ति करने से पहले उस राज्य का जो सीनेट सदस्य है उससे परामर्श कर लेता है, और उससे परामर्श के बाद ही वो वहाँ पर उस क्षेत्र में कोई भी नियुक्ति करता है। इसे सीनेट के प्रति शिष्टता कहा जाता है। ये कोई संवैधानिक नियम नहीं है, ये मात्र एक परंपरा है। और इसी शिष्टता के ये जो शिष्टता के नियम के अनुसार संभवतः राष्ट्रपति के द्वारा की गई नियुक्ति को अस्वीकार भी इसलिए करता है ताकि वो इसे अस्वीकार ना करे। अगली है कार्यपालिका शक्ति के रूप में है परराष्ट्र संबंधों का संचालन। संयुक्त राज्य अमेरिका की कार्यपालिका का प्रधान होने के नाते राष्ट्रपति जो है परराष्ट्र नीति निर्धारित करता है। विश्व के विभिन्न जो देश हैं उनके साथ परराष्ट्र संबंधों का संचालन करता है। न्यायाधीश मार्शल ने घोषणा की थी कि वैदेशिक संबंधों में राष्ट्रपति राष्ट्र का एकमात्र अधिकरण है जो विदेशी राष्ट्रों के मध्य वह उसका एकमात्र प्रतिनिधि है। उसके अलावा क्षमादान का भी इसको अधिकार है। संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति को अन्य देशों के अध्यक्षों के भांति अपराधियों को क्षमा प्रदान करने, उनके दंड को स्थगित करने या कम करने का अधिकार प्राप्त है। राष्ट्रपति के द्वारा एक ही प्रकार के अपराध में दंडित अनेक व्यक्तियों को सर्व क्षमा का अधिकार भी प्राप्त है, तो इस प्रकार वो क्षमादान का भी अधिकार प्राप्त है। राजदूतों में प्रतिनिधियों की नियुक्ति करता है। अमेरिकी विदेश नीति का प्रवक्ता होता है। विदेशी सरकार को मान्यता प्रदान करता है, संधियां और समझौते करता है। विदेशों में अमेरिकी नागरिकों का संरक्षण। सशस्त्र बल जो होते हैं उनका प्रधान सेनापति होता है। तीनों जो सेनाएं होती हैं उनका प्रधान सेनापति सर्वोच्च सेनापति होता है, और इस नाते राष्ट्र की प्रतिरक्षा का उत्तरदायित्व राष्ट्रपति पर है, और इस उत्तरदायित्व को पूरा करने के लिए उसे वह स्थिति प्रदान की गई है। युद्ध की घोषणा करने की शक्ति कांग्रेस को प्राप्त है, लेकिन सशस्त्र बलों को आदेश देने और युद्ध का जो संचालन करने की शक्ति है वो राष्ट्रपति को ही प्राप्त है। अगली जो महत्वपूर्ण शक्ति है वो है विधायी शक्ति। विधायी शक्ति, देखिए अमेरिका में शक्ति पृथक्करण सिद्धांत को अपनाया गया है, यानी तीनों ही अंगों के अपने अलग अलग कार्य हैं। अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था को भी अपनाया गया है। राष्ट्रपति को प्रत्यक्ष रूप से विधि निर्माण की शक्ति प्राप्त नहीं है, लेकिन संविधान निर्माता शक्ति विभाजन, शक्ति पृथक्करण की जो सीमाएं हैं उससे परिचित है, इसलिए उनके द्वारा राष्ट्रपति को विधायी क्षेत्र में भी कुछ कार्य सौंपे गए हैं। जैसे कांग्रेस को संदेश भेजता है, समय समय पर कांग्रेस को संघ की स्थिति के बारे में जानकारी देगा, उसके विचार के लिए ऐसे सुझावों की सिफारिश करेगा जिन्हें वह आवश्यक व लाभकर समझे। इसलिए राष्ट्रपति कांग्रेस को वार्षिक संदेश भेजते हैं, और ये जो संदेश होते हैं उसमें देश की सामान्य स्थिति का प्रकाश डालते हैं, प्रमुख समस्याएं जो होती है उस पर कांग्रेस का ध्यान आकर्षित करते हैं, और आवश्यक कानून निर्माण की सिफारिश भी करते हैं।
साथ ही कांग्रेस के विशेष अधिवेशन आमंत्रित करना। ब्रिटेन के सम्राट और भारत के राष्ट्रपति के समान अमेरिकी राष्ट्रपति के द्वारा कांग्रेस के साधारण दिनों में आमंत्रित या स्थगित नहीं किया जा सकता, लेकिन कांग्रेस के दोनों सदनों के स्थगन के प्रश्न पर मतभेद होने की स्थिति में वो उन्हें स्थगित भी कर सकता है। निषेधाधिकार यानी वीटो पावर भी है उसके पास विधायी शक्तियों के संबंध में। दो तरह का है, विलंबनकारी सस्पेंसिव वीटो और जेबी वीटो या जेबी निषेधाधिकार पॉकेट वीटो। विलंबकारी जो निषेधाधिकार है उसमें जब कोई भी राष्ट्रपति कोई भी जो विधेयक है वो राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर के लिए आता है तो राष्ट्रपति उसे अस्वीकृत कर सकता है, उसे अपनी आपत्तियों के साथ उसे सदन को वापस लौटा सकता है जहाँ से वो प्रारंभ हुआ है, और यदि सदन उसे पुनः 2/3 बहुमत से पारित कर दे तो वह कानून बन जाता है। इस पर राष्ट्रपति का हस्ताक्षर की भी फिर बाद में आवश्यकता नहीं होती। तो इस प्रकार वो जो निषेधाधिकार ये मर्यादित है, पूर्ण नहीं है, कुछ समय के लिए उसको टाल सकते हैं यानी वापस लौटा सकता है। अगर सदन फिर से पास कर दे तो वो वैसे ही कानून बन जाता है। और यदि उसे अस्वीकृत कर दे तो विधेयक वैसे ही समाप्त हो जाता है। अगले उसको जेबी निषेधाधिकार भी प्राप्त है। जब कांग्रेस का अधिवेशन चल रहा होता है उस समय राष्ट्रपति के पास यदि कोई भी विधेयक स्वीकृति के लिए आता है तो राष्ट्रपति के द्वारा उस पर अवकाश के दिनों के अतिरिक्त 10 दिन तक विचार किया जा सकता है। 10 दिन के बाद राष्ट्रपति को बिना स्वीकृति के ही इस विधेयक या जो कानून होता है, ये विधेयक जो होता है वो अपने आप ही क्या बन जाता है, कानून बन जाता है। परंतु यदि इन 10 दिनों में कांग्रेस का अधिवेशन समाप्त हो जाए और राष्ट्रपति की स्वीकृति न मिले तो ये जो विधेयक है ये अपने आप ही क्या हो जाता है, निषिद्ध हो जाता है। इसमें राष्ट्रपति को प्रत्यक्ष रूप से कोई निषेध करने की आवश्यकता नहीं होती। इसे राष्ट्रपति की निषेधाधिकार की शक्ति कहते हैं। कार्यपालिका आदेश जारी करता है। व्यवस्थापन के संबंध में कार्यपालिका के अध्यादेश इत्यादि जारी कर सकता है की शक्ति भी इसको प्राप्त है। अगला है न्यायिक शक्तियाँ। अमेरिका का जो राष्ट्रपति है उसको न्यायिक क्षेत्र में भी शक्तियाँ प्राप्त हैं। सीनेट की सहमति से वो संघीय न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है और न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है, लेकिन उन्हें हटा नहीं सकता क्योंकि अमेरिका में ये व्यवस्था है कि वो जीवन पर्यंत जो है वो वहाँ पर न्यायाधीश बने रहते हैं। संविधान के अनुसार राष्ट्रपति को अमेरिका के विरुद्ध किए गए अपराधों के संबंध में अपराधियों को दंड करने, उन्हें स्थगित करने या क्षमादान प्राप्त करने की भी शक्ति प्राप्त है। सर्व क्षमा कर सकता है। तो ये उसकी न्यायिक शक्तियाँ हैं। एक दलीय नेता के रूप में भी कार्य करते हैं। राष्ट्रपति को अपने दल का नेता होता है और इस रूप में भी इसे बहुत अधिक शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। अपने दल की राष्ट्रीय समिति के चेयरमैन को नियुक्त करता है, उसके परामर्श से या अन्य महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्तियाँ करता है। राष्ट्रीय समस्याओं के संबंध में या महत्वपूर्ण नीतियों के संबंध में उनसे परामर्श वगैरह करता है। अगली है राष्ट्रपति राष्ट्र का सर्वोच्च नेता होता है। इन सब के अतिरिक्त अमेरिका का जो राष्ट्रपति है वो राष्ट्र का सर्वोच्च नेता होता है। अमेरिकी राष्ट्रपति का चुनाव एक दलीय व्यक्ति के रूप में किया जा सकता है, लेकिन राष्ट्रीय कार्यपालिका का सर्वोच्च प्रधान के रूप में उसे स्थिति प्राप्त होती है। इस नाते वो संपूर्ण राष्ट्र का जो है एक सर्वोच्च नेता होता है, सर्वोच्च प्रधान होता है। अमेरिकी संविधान निर्माता नियंत्रण और संतुलन के सिद्धांत में विश्वास करते थे और उनके द्वारा संगठित या एक सूत्रीय नेतृत्व के स्थान पर बिखरे हुए कुछ सीमा तक विभाजित नेतृत्व की व्यवस्था की गई थी। लेकिन अमेरिकी जनता की जो लालसा है वो सदैव एक ही सत्ता का नेतृत्व प्राप्त करने को रही है और उनके द्वारा कांग्रेस की अपेक्षा राष्ट्रपति के रूप में नेतृत्व प्रदान किया गया है और उसे ही सर्वोच्च व्यक्तित्व माना गया है, सर्वोच्च प्रतिनिधित्व दिया गया है, उसे ही सर्वोच्च प्रधान के रूप में स्वीकार किया गया है। तो उसको ये जो शक्ति है, ये जो महत्व है, ये अमेरिकी जनता के द्वारा प्रदान की गई है। तो ये है राष्ट्रपति की कुछ महत्वपूर्ण शक्तियाँ। देखिए, हम जब किसी भी राष्ट्र के कार्यपालिका प्रमुख को देखते हैं या राष्ट्र के नेता को देखते हैं तो उसकी शक्तियों का हम अध्ययन इसी प्रकार से करते हैं
विधायी शक्ति यानी उसकी कानून निर्माण के संबंध में उसको क्या शक्तियाँ प्राप्त हैं। दूसरी कार्यपालिका शक्ति यानी देश में सर्वोच्च प्रशासन के संबंध में कार्यपालक के रूप में से क्या शक्तियाँ प्राप्त हैं। न्यायिक शक्तियों के रूप में हम देखते हैं कि उसको न्यायिक क्या शक्तियाँ प्राप्त हैं, और इसके अलावा अन्य जो उसकी शक्तियाँ होती हैं वो देखते हैं। तो जब हम किसी का भी अध्ययन करें या पेपर में आंसर लिखें तो इस तरह बांट करके हम उसका रखते हैं। अमेरिका का जो राष्ट्रपति है बहुत विश्व का सर्वोच्च शक्तिशाली राष्ट्रपति के रूप में माना जाता है। उसको संपूर्ण जितनी शक्तियाँ उससे प्राप्त हैं वो किसी अन्य नेता को, विश्व के अन्य नेता को इतनी शक्तियाँ प्राप्त नहीं हैं। और ये उसे हटाने की जो प्रक्रिया है वो हम देख चुके हैं। आगे का जो लेक्चर होगा उसमें हम वो अमेरिकी विधायिका के संबंध में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।